यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज टेक जो अपना चैनल है इसका टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो टेस्ट यहाँ पर जो रहेगा इसका 11 नंबर है। इसका पार्ट 1 में कल करा चुका था। पार्ट 1 मतलब यहाँ से जो 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें 50 क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे और 50 क्वेश्चन जो बचे वो मैं आज यहाँ से कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने कल आप लोगों से पूछा कि टेस्ट नंबर 12 कौन सा रखना चाहिए, तो मतलब सब लोगों ने अलग अलग टाइप से बताया है, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इसको डिसाइड करता हूँ। जो टेस्ट नंबर 12 होगा, जो भी तक मैं पॉलिटी का करा चुका हूँ, पॉलिटी का टेस्ट नंबर 10 और 11 चला रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से मैं अब जो अगला रहेगा वो 12 नंबर कराऊंगा। उसी में जो करंट अफेयर्स रहेगा अगस्त और सितंबर का पॉलिटी का, उसका कराऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स पे और सिर्फ पॉलिटी का ही क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर्स करेंगे जो अगस्त सितंबर में न्यूज़ में रहे थे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 11 को यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे, राइट। वो कल आपको टेस्ट नंबर 12 सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे अपने टाइम से देखने को मिलेगा। वो स्टार्ट करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले गठन के 2 वर्ष पश्चात पंचायत के समय पूर्व विघटन होने पर क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर जब गठन होगा उसके 2 वर्ष के बाद पंचायत के समय पूर्व विघटन होने पर क्या कर सकते हैं। देखो पूर्व विघटन होने पर क्या होता है, जो शेष कार्यवधि होती है उस तक के कार्य के लिए क्या होता है, इसका पुनर्गठन किया जाता है, दोबारा से गठन इसका किया जाएगा। सी यहाँ से आंसर होगा। संविधान को आर्टिकल जो है 243 का ई उसका 3 उसके अनुसार यहाँ पर यदि पंचायत को उसकी 5 वर्ष की पूर्ण अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर दिया जाता है तो क्या होता है, जो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर गठित की गई जो नई पंचायत है केवल या उस अवधि के लिए कार्य करती जिसके लिए यहाँ पर मूल पंचायत चुनी गई थी। आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 ई गवर्नेंस को लेकर के क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस शासन विभिन्न हितधारकों के माध्यम से अंतरक्रिया को सुगम बनाता है। ई गवर्नेंस में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरक्रिया मॉडल विद्यमान होता है। आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो पहला G2G सरकार से सरकार, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, सरकार और विभिन्न हितधारकों के बीच कई अंतरक्रिया मॉडल शामिल होते हैं, ठीक है, सही बात है। सरकार के कर्मचारी, ठीक है, सरकार से कर्मचारी, इसमें क्या होगा, विभिन्न सरकारी कर्मचारी क्या होते हैं जो एजेंसी और विभागों में उस स्तर पर यहाँ पर सूचना और सेवाओं को आदान प्रदान करते हैं। और G2C सरकार से नागरिक, ठीक है, इसमें क्या होगा, सरकार और नागरिकों के बीच सेवाएं जैसे कर भुगतान, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि का यहाँ पर जारी करना, तो ये सब में आएगा। तीनों यहाँ से करेक्ट हो गए। आंसर क्या होगा, सभी 3 डी यहाँ से सही है, ठीक है। एक बात और देखो, इस क्वेश्चन के बाद से मुझे याद आया, स्टेटमेंट के बाद से, कि अभी देखो 14 जनवरी से 15 जनवरी से यूपीएससी का फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं अप्लाई करना प्रीलिम्स का, ठीक है। तो अपने देखो जिनके भी यहाँ पर, जैसे कि आप ओबीसी हो, ठीक है, आप एससी हो, ठीक है, ये सब नहीं, इसमें शर्म नहीं करना कि मैं एससी हूँ तो शर्म आ रही बताने में या बोलने में, नहीं, गर्व से कहो, ठीक है, एससी हो या ओबीसी कुछ भी हो, राइट। उसमें आपको अगर सर्टिफिकेट बनवाना है जैसे कि ओबीसी का, तो आप ये बना के रख लो, क्योंकि वो देखो जो सर्टिफिकेट होता है अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। यूपीएससी फॉर्म भी मांगेगा आपको, आएगा तो अब जब फॉर्म आएगा, आप जब अप्लाई करोगे तो आपको कम से कम 15 दिन लगेगा। इस बार फॉर्म जो अप्लाई करना है ना उसका भी टाइम कम दे रहा है यूपीएससी, ठीक है। तो इस पहले से ही सब करके रख लेना है, उसने नोटिफिकेशन दे दिया है कि आप ये सब चीज़ कर सकते हो पहले से ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप इतना कर लो, क्योंकि देखो ये सब ना होता है, जिसका नहीं हो पता है वो बाद में यूपीएससी को मेल करते हैं कि सर ऐसा ऐसा फॉर्म की ओपन करो, डेट है ना, तो वो किसी को सुनने वाला नहीं है, बट माइंड में रखता है। इस वजह से इस बार उसने जल्दी से बता दिया कि पहले ये सब अपना करा लो, है ना, बना लो। तो जिसका भी यहाँ पर बनवाना है अपना आप जल्दी से बनवा सकते हो। और एक बात, सब सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट आप बनाते हो वो सेंट्रल के होना चाहिए। जैसे आप लिखा है, आप मान लो बिहार से हो, ठीक है, तो बिहार द्वारा प्रमाणित कि मैं वो ओबीसी हूँ, है ऐसा, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग से हूँ, तो यानी लिखा होना यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मतलब भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया था कि मैं ऐसा हूँ, तो वहाँ पर मान होगा। ऊपर बिहार सरकार लिखा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपको बताऊँगा टेलीग्राम पर कैसा होता है फ्रेम इसका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए पृथक जो विकास बोर्ड है उसकी स्थापना का विशेष उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसे निर्देशित करता है। आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर, संबंधित राज्यों के राज्यपाल को, ठीक है। आर्टिकल 371 जो है उसमें महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान है, और यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह इन राज्यों के राज्यपाल को विदर्भ, मराठावाड़ और शेष महाराष्ट्र तथा यहाँ पर सौराष्ट्र जो कच्छ और यहाँ पर गुजरात के जो अलग विकास बोर्ड है उसकी स्थापना करे और उसको उत्तरदायित्व सौंपे। राज्यपाल इन बोर्डों को कामकाज की रिपोर्ट राज्य की विधानसभा के समक्ष रख सकता है। आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद के सदस्यों का वेतन
राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर संसद के सदस्यों का वेतन संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किया जाता है, ना कि सीधे राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, यह अनुच्छेद 106 के तहत प्रावधान किया गया है। पहली बात गलत है। सेकंड बात, संविधान में संसद सदस्यों के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मूल संविधान में संसद सदस्यों के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, पेंशन का प्रावधान बाद में संसद द्वारा बनाए गए जो कानून है उसके माध्यम से किया गया है। राइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन बात कर रहा है कि संविधान में प्रावधान की बात करता है, इसलिए यहाँ पर मूल संदर्भ में ये सही है। ठीक है, तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो वो प्रश्न बात कर रहा है ये संविधान में प्रावधान की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात सही होगी। राइट, ओनली 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से इसका। दूसरी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, गवर्नेंस के संबंध में विचार करना है। सर्वोत्तम मॉडल के संबंध में निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करना है। ये सिटीजन चार्टर के प्रभावी कार्यान्वयन पर केंद्रित होता है। पहली बात 55 का पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। सेकंड, इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी इसकी करेक्ट होगी। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लोकसभा का विघटन होने पर निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विधेयकों जो होते हैं वो व्यवगत हो जाते हैं? देखो यहाँ पर लोकसभा के विघटन जो स्थिति पर जो विधेयक होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है? पहला, लोकसभा द्वारा पारित परंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक, ये विधेयक व्यवगत हो जाते हैं। पहली बात सही है। राज्यसभा में लंबित परंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है विधेयक क्या होते हैं? ये विधेयक व्यवगत नहीं होते हैं जब तक कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक नहीं बुलाते हैं। बात गलत हो जाएगी। दोनों सदनों में पारित परंतु राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित विधेयक, ये क्या होते हैं? ये विधेयक व्यवगत नहीं होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति या तो सहमति दे सकता है या रोक सकता है, ये पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। व्यवगत कौन सा होता है? केवल एक बात यहाँ से इसकी सही है। 56 का आंसर ए बात इसकी करेक्ट है। 57 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। किन समितियों द्वारा केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में अनुशंसाएं की गई थी? आंसर हो जाएगा 57 का। एक तो पहला सरकारी आयोग, सरकारी जो आयोग है इसका गठन 1983 में किया गया था और इसने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच यहाँ पर संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई सिफारिशें की गई थी। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, पुंछी आयोग, पुंछी आयोग इसका गठन 2007 में किया गया था। ठीक है, इसने केंद्र और राज्य की जो संबंध है उसके विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन की अनुशंसाएं प्रदान की थी। तीसरा, राजमन्नार समिति, राजमन्नार जो समिति है इसने तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में नियुक्त की गई इस समिति के भी जो केंद्र राज्य संबंध उसकी जांच के लिए यहाँ पर राज्य स्वायत्तता के पक्ष में सिफारिशें प्रस्तुत की थी। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी सी है। क्वेश्चन नंबर 58 है, नगर निगम के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना कस्बों और प्रशासन के लिए की जाती है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र जैसे कि महानगर के प्रशासन के लिए स्थापित करते हैं, न कि कस्बों और जो कस्बे पंचायत अन्य छोटे निकाय के लिए। तो गलत हो जाएगी। कस्बे क्या होते हैं? कस्बे नगर पंचायत छोटे से निकाय होते हैं, तो ये बात गलत हो गई। जो नगर निगम होते हैं ये आपके महानगरों के लिए प्रशासन के लिए स्थापित किए जाते हैं। सेकेंड बात है, राज्यों की इसकी स्थापना संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित की जाती है। सेकंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों में नगर निगम की स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से की जाती है। बात सही है। तीसरा, महापौर नगर निगम का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम का मुख्य कार्यकारी जो प्राधिकारी होता है नगर आयुक्त होता है। ये यूपीएससी जैसे एग्जाम हम लोग पास करते हैं ना, उससे आईएएस ऑफिसर बनता है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर यहाँ पर एक नगर आयुक्त होता है। अगर आप जैसे किसी भी सिटी के हो, मैं अपनी कानपुर की बात बता रहा हूँ, मैं कानपुर में रहता हूँ, अभी फिलहाल दिल्ली में हूँ। तो यहाँ देखो कानपुर में क्या है, मतलब अभी जैसे कानपुर में हाउस टैक्स जो पेड करने के लिए साइट ओपन करता हूँ, ठीक है, जो नगर निगम की साइट ओपन करते हैं, तो वहाँ पर एक यहाँ पर महापौर की पिक बनी होगी और एक यहाँ पर आईएएस ऑफिसर होता है उसकी पिक बनी होगी। वो कौन होता है? वो होता है मतलब यहाँ पर, हाँ, वो यहाँ पर क्या होता है, म्यूनसिपल जो कमिश्नर होता है, प्राधिकारी या फिर कार्यकारी आयुक्त होता है उसको, या नगर आयुक्त बोलते हैं उसको। यहाँ पर लिखा होगा नगर आयुक्त, नाम लिखा होगा ये, और ब्रैकेट में लिखा होगा आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर दिया होता है। तो देखो थोड़ी बहुत जानकारी आप ये सब चीज़ करते हो तो वहाँ से दिख जाता है, राइट। तो ये सब भी आप अगर करते हो तो याद करने वाली बात नहीं है, आप ये सब चीज़ देख सकते हो, तो ऐसा है, राइट। और नगर आयुक्त यहाँ पर आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखो ये आप सोचोगे कि आईएएस ऑफिसर बना वो नगर आयुक्त कैसे हो गया ये सब काम करने के लिए इतनी छोटी पोस्ट में? छोटी पोस्ट नहीं है वो
कुछ वो बहुत बड़ी पोस्ट है, एक तरह से वो पूरा जिले का मालिक समझ लो है। कानपुर पूरा जिला है ना, उसका पूरा मालिक है वो नगर निगम को लेकर के, ठीक है इतना। बाकी और भी उसके काम साइड में होते हैं, तो ये सब थोड़ी छोटी सी बात आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा। बाकी आप जहाँ से भी होगे तो आप साइट ओपन करोगे ना, देखोगे तो आपको यहाँ पर इसका आयुक्त दिखेगा कौन है, ठीक है, आप देख सकते हो करके। आते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो इसका मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी नगर आयुक्त होता है, ठीक है, जो आमतौर पर एक IAS अधिकारी होता है, और महापौर एक औपचारिक नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, डी सही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 59 नंबर है, 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले के लिए एक मानदंड नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर, उसने 35 वर्ष की आयु का नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जिला न्यायाधीश के रूप में अगर नियुक्त होने के लिए एक मानदंड ये नहीं, देखो यहाँ पर यह मानदंड इसमें नहीं होता है कि आप 35 वर्ष की आयु हो तो भी यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 233 के तहत कुछ उपबंध होते हैं, जैसे कि उसे केंद्र राज्य की जो किसी भी सेवा में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसे कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता या प्लेडर होना चाहिए, राइट, और उच्च न्यायालय के जो द्वारा उसकी यहाँ पर नियुक्ति सिफारिश की जानी चाहिए, ठीक है। आयु सीमा को लेकर के यहाँ पर निर्दिष्ट नहीं किया गया, ये आमतौर पर संबंधित राज्य की जो न्यायिक सेवा है उसके नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है, और 35 वर्ष से कम आयु या अधिक हो सकती है, इसलिए आयु के अंक लेकर कोई मानदंड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 60 नंबर है, संसद के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर जो गलत हो जाएगा 60 का, ये हो जाएगा जो बी स्टेटमेंट है ये गलत होगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो राज्यसभा में सीट रिक्त हो जाती है, ठीक है, यदि वह ये घोषित करने में विफल रहता है कि वह किस सदन की सेवा करना चाहता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है तो उसकी लोकसभा सीट रिक्त हो जाती है, न कि राज्यसभा की। लोकसभा की सीट यहाँ पर क्या होगी, रिक्त होगी, राज्यसभा की सीट रिक्त नहीं होती है, ठीक है, तो ये बात गलत होगी, राइट। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से सही आंसर है इसका। 61 है, चुनाव के दौरान मीडिया और मतदाता जो व्यवहार होते हैं प्रभावित करने के लिए रोकने हेतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के लेकर प्रावधान करते हैं। इनमें से किन प्रावधान को लेकर यहाँ पर किया गया है, ठीक है। यह मतदान के दौरान किसी भी चुनाव प्रकरण को टेलीविजन के माध्यम से प्रदर्शित करना निषिद्ध करता है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अधिनियम जो है मतदान के दौरान चुनाव संबंधी किसी भी मामले को टेलीविजन पर जो करेगा उसको निषिद्ध नहीं करेगा, बल्कि ये एग्जिट पोल के परिणाम के जो प्रकाशन होते हैं उसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये बात गलत होगी। सेकेंड, ये मतदान केंद्रों पर मतदान से पहले ही या बाद में किसी भी समय एग्जिट पोल संचालन को निषिद्ध करेगा, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर धारा 126A के अनुसार एग्जिट पोल का संचालन और उसके परिणाम का प्रकाशन जो होता है यह प्रसारण मतदान शुरू होने के समय से लेकर सभी चरणों के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक निषिद्ध रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। अब यहाँ पर जो बिहार चुनाव था उसको लेकर के न्यूज़ में था, तो यहाँ से करंट को लेकर कुछ मैंने पॉइंट यहाँ से उठाए थे। इसके आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 62 में आते हैं। 62 है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो है अधिनियम उसके संबंध में विचार करने किसी न्यायाधिकरण को सौंपा गया कोई जल विवाद उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होता है। पहली बात 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड बात है, अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन की शक्ति संसद में निहित होती है। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। 62 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में निम्नलिखित में से कर शोधी जो प्राप्तियां उसके भारत में संचित निधि का भाग इनमें से कौन से नहीं होती है। एक तो पहला, अंतर्राज्यीय व्यापार ये वाणिज्य के दौरान वस्तु के प्रेषण पर कर, ये इसमें नहीं आएंगी, है ना, संचित निधि का भाग नहीं होती है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 268, 268A और 269 इनके तहत यहाँ पर कुछ करों का उल्लेख किए गए जो केंद्र राज्यों द्वारा लगाए गए कर और एकत्र किए गए राज्यों को सौंप दिया जाते हैं और वितरित किए जाते हैं, जिसमें से आपका ये संचित निधि का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है, गलत हो गया, मतलब इनका भाग नहीं है, ये एक भाग नहीं है। दूसरा, विनिमय पत्र को बीमा पॉलिसी स्टाम्प शुल्क ये भी इसका भाग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बीमा पॉलिसी स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और यहाँ पर विनियोजित किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी शुद्ध प्राप्तियाँ भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होंगी, ये भी नहीं होगी। तीसरा, कृषि आय पर कर ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रविष्टि 46 है राज्य सूची राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए एकत्र किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होंगे। तीनों यहाँ पर इसका संचित निधि का हिस्सा नहीं होंगे। आंसर पूछे कौन सा होगा, डी, सभी तीनों नहीं है।
64 है, क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जो है संबंध में विचार करने, देखते हैं इसको कि इसके बारे में कौन सा कथन सही होगा। पहला, इस प्रणाली में प्रत्येक निर्वाचित जो क्षेत्र है उसमें एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता है, बात करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, इस प्रणाली में जीतने वाले प्रत्याशी को 50% से अधिक मत प्राप्त करने होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो प्रणाली है, जिस उम्मीदवार को अन्य सभी उम्मीदवार की तुलना में अधिक मत प्राप्त होते हैं उससे विजेता घोषित किया जाता है, भले ही उसे कुल मतों का 50% से अधिक प्राप्त ना हो, ठीक है। आंसर ओनली वन करेक्ट है, यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। राज्यसभा एक है स्थायी सदन है, ठीक है। पहली बात 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सबको पता है। और 83 का 1 है, उसमें यहाँ पर राज्यसभा को स्थायी सदन इसे भंग नहीं किया सकते, बस में बात बताई गई है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, संविधान में राज्यसभा सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष निर्धारित की गई है, सेकंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी। हालांकि संविधान में यहाँ पर जो है राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, देखो संविधान का कार्यकाल जो होता है उसमें राज्यसभा का जो 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये अवधि जो पूछ रहा है ये अवधि संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, राइट। ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 ने संसद के सदस्यों की पदावधि निर्धारित करने का अधिकार दिया है, जिसके तहत 6 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 66 है, संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत सदस्यों और अध्यक्ष के निर्वाचन संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, पहली बात। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों को पंचायत के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, सेकंड बात इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इस अधिनियम है इसके अनुसार ग्राम स्तर पर पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं, जिनको प्रधान बोलते हैं, उनका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है, जैसा कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा निर्धारित करे। हालांकि मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो अध्यक्षों का चुनाव पंचायत के निर्वाचन जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा अपने ही जो में से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सभी स्तरों पर अध्यक्षों का अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, तो ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से इसका सही पूछा है, एक यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से इस बार बन सकता है एग्जाम में, याद रखना है, ठीक है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा था, तो देखते हैं आगे। 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा प्रावधान भारत के उच्चतम न्यायालय की निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुनिश्चित करते हैं। आंसर हो जाएगा 67 का। एक तो न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण, पहली बात करेक्ट है, ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं अनुच्छेद 50 में एक सिद्धांत के रूप में उल्लिखित हैं। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है जो कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होकर कार्य कर सके। सेकेंड बात, जो व्यय होते हैं उसमें भारत की संचित निधि पर भारित न होना, ये बात गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, पेंशन, न्यायालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है, और इन पर संसद में चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं, ठीक है। यह प्रावधान उनकी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करता है, ठीक है, तो ये बात गलत हो गई है। इसके क्षेत्राधिकार को कम नहीं किया सकता है, ये बात करेक्ट है, ठीक है। इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकते हैं लेकिन इसे कम नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, 67 का आंसर सी। 68 है, जिला योजना समिति डीपीसी के बारे में विचार करना है। देखते हैं, 74वां संविधान संशोधन डीपीसी के गठन का प्रावधान करता है, पहली बात। 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 74वां संविधान संशोधन 1992 ने संविधान में भाग जो 9A है उसमें जोड़ा, जिसमें कि अनुच्छेद 243ZD जिला योजना समिति डीपीसी के गठन का प्रावधान करता है, ताकि जिले में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए समेकित योजना बनाई जा सके। डीपीसी के सभी सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, पहली बात सही होगी। दूसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसके अधिकांश सदस्य लगभग 4 से 5वें जिले में पंचायतों के नगर पालिकाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो अपने से चुने जाते हैं, बाकी सदस्यों को राज्य विधानमंडल द्वारा जो निर्धारित तरीके हैं या मनोनीत करने का सदस्य बनाया जाएगा, ठीक है, और राज्यपाल द्वारा सीधे यहाँ पर मनोनयन इसका नहीं करता है, गलत है। तीसरा, इसमें जिले की ग्रामीण, नगरीय और दोनों जनसंख्या के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, सही पूछा तो सी।
69 नंबर है, सार्वजनिक उपक्रम समिति के संबंध में विचार करना है। इसके सदस्य प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित किए जाते हैं। पहली बात 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिससे यहाँ पर 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। इनका चुनाव प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संख्या मतदान द्वारा किया जाता है। सही बात है। सेकेंड है, इस समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से ही हो सकता है। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा द्वारा की जाती है और ये अध्यक्ष अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। दोनों बातें करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर है। 70 नंबर है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में विचार करना है। अध्यक्ष के पद से हटाने के संबंध में संकल्प के विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। पहली बात यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष को हटाने का जो प्रस्ताव है, ठीक है, ये लोकसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से नहीं, बल्कि तत्कालीन समस्त जो सदस्य हैं उसके बहुमत से, मतलब ए मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है, द्वारा पारित किया जाना चाहिए, आवश्यक होगा। राइट, एक प्रकार वैसे बहुमत है, लेकिन विशिष्ट शब्दावली महत्वपूर्ण हो सकती है, या शायद साधारण बहुमत को लेकर अर्थ में बहुमत नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात गलत है। सेकंड बात, स्वतंत्र या मौलिक प्रस्ताव के अतिरिक्त कार्य या आचरण में लोकसभा में चर्चा की आलोचना नहीं की जा सकती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरा है, सदन में व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में अध्यक्ष की शक्तियां किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होंगी। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर बोला कौन सा सही नहीं है, तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 71 है, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद के संबंध में विचार करना है। इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। पहली बात 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के शासनों के संबंधित होगा, दोनों स्थानीय शासनों से संबंधित होगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो होते हैं उसमें केंद्रीय मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों एकदम करेक्ट है केंद्रीय स्थानीय शासन के बारे में। आंसर यहाँ से इसका क्या होगा? 71 का पूछा है सही, तो डी करेक्ट है। आते क्वेश्चन 72 नंबर में, देखते हैं इसको। 72 है, इसमें बोला संविधान की 11वीं सूची के तहत निम्नलिखित में से किन विषयों को पंचायती की परिधि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? आंसर हो जाएगा किस किस को यहाँ पर पंचायत की जो परिधि उसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए। करेक्ट आंसर एक तो कृषि को, ठीक है, और एक खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग को, ठीक है, ये भी बात यहाँ पर सही है। और एक यहाँ पर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मलिन बस्ती और यहाँ पर इसका उन्नयन सुधार, ये यहाँ पर इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मलिन बस्ती है सुधार उन्नयन ये विषय 12वीं सूची में नगर पालिकाओं से संबंधित है, ना कि पंचायतों से। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1, 2 और 4 स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर 1, 2, 4 सी बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन 73 है, ग्राम न्यायालयों के संबंध में विचार करना है। इन्हें ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सभा के पर्यवेक्षण स्थापित किया जाता है। पहली बात 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यायालय है उसकी स्थापना ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सभा में पर्यवेक्षण में नहीं, बल्कि यहाँ पर इनकी स्थापना की ग्राम न्यायालय था उसकी अधिनियम 2008 के तहत राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। सेकंड, इन्हें आपराधिक और दीवानी दोनों न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये बात करेक्ट है। ठीक है, मामलों की सुनवाई करने की शक्तियां प्राप्त हैं, ताकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित किया जा सके। तो ओनली 2 करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा 73 का। पूछा क्या है सही कौन सा है? तो बी, केवल 2। 74 है, भारतीय संसद में शून्यकाल के संबंध में विचार करना है। ये संसद के सदस्यों और उपबंध, मतलब सदस्यों के लिए उपबंध एक अनौपचारिक साधन है, जिससे यहाँ पर संसद के जो सदस्य बिना यहाँ पर किसी सूचना के मामले में उसे प्रश्न को उठा सकते हैं। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से 74 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संसद जो सदस्य होते हैं, इस जो शून्यकाल संसद के सदस्यों को लिए किसी उपलब्ध और एक अनौपचारिक साधन है, जिसमें क्या है वे बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले उठा सकते हैं। बात सही है। सेकेंड बात, इस विशेषता को ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया। गलत है, क्योंकि शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है, इसे ब्रिटिश संविधान से ग्रहण नहीं किया गया। तीसरा, संसद के सदस्यों की प्रक्रिया विषय नियम जो होते हैं इसका सविस्तार वर्णन है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि संसद की प्रक्रिया जो विषयक है नियम शून्यकाल का कोई उल्लेख इसमें नहीं है। ये एक अनौपचारिक व्यवस्था है जो 1962 में प्रचलन में। तीसरी बात गलत है। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है।
75 नंबर है परिसीमन अधिनियम 2002 के संबंध में विचार करना है। लोकसभा में प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटें की संख्या 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होंगी। पहली बात 75 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से 75 पर क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई थी, लेकिन 87वें संविधान संशोधन 87 में संविधान संशोधन 2003 के अनुसार ये निर्धारित जो किया गया था कि 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाता है, ना कि 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर। ठीक है, तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है। ध्यान देखो, स्टेटमेंट पर ध्यान देना, क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन यहाँ से करेक्ट है। आंसर 75 का एक बात इसकी करेक्ट है, पहली वाली। क्वेश्चन नंबर 76 है विधान परिषदों के संबंध में विचार करना है। राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सर्जन के लिए संबंधित प्रस्ताव को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। पहली बात 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषदें नहीं हो सकती हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषदें नहीं हो सकती हैं। आर्टिकल 169 केवल राज्यों या स्टेट्स के लिए यहाँ पर विधान परिषदें निर्माण या उन्मूलन का प्रावधान करता है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं। तीसरा मतलब हाँ, सेकंड भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सही बोल रहा है कि परिषद नहीं हो सकती है, तो बात सही होगी। ठीक है। तीसरा, राज्यपाल विधान परिषद में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल विधान परिषद में आंग्ल भारतीय समुदाय को एक सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं कर सकता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन लोकसभा और राज्य विधानसभा उसके जो प्रावधान था उसके तहत जो अब यहाँ पर समाप्त हो गए। ठीक है। विधान परिषद में राज्यपाल कला, संस्कृति, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन, सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों को मनोनीत करता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ये तीसरा स्टेटमेंट है। आंसर क्या होगा? 76 का आंसर 1 2 करेक्ट है, बी। सॉरी 1 2 करेक्ट है तो सी। क्वेश्चन नंबर अगला है 77। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय संसद की एक संप्रभुता को सीमित करते हैं? भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं, है ना। स्टेटमेंट में मिस्टेक हो गए, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें बोला है 77 में लिखित संविधान की उपस्थिति। लिखित संविधान की उपस्थिति ये क्या है? लिखित संविधान जो संसद की शक्ति को परिभाषित और सीमित करता है, और संसद संविधान के प्रावधानों को कानून से नहीं बना सकती है, बात सही है। सेकेंड, संविधान में मूल अधिकार का समावेश। इससे क्या होगा? मूल अधिकार संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायिक समीक्षा के अधीन यदि कोई कानून मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाता है, ये बात सही है। तीसरा, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। ये भी बात यहाँ से, क्योंकि राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है, इसके पास विधेयक पर वीटो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो संसद द्वारा पारित कानूनों को तुरंत लागू होने से रोक सकती है, और हालांकि कुछ मामलों में संसद वीटो को ओवरराइड भी कर सकती है। ठीक है। तो सभी तीनों कारक यहाँ पर भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करने के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत संसदीय संप्रभुता के बजाय संवैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत होता है। इंपॉर्टेंट बात है। आंसर तीनों करेक्ट है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 78 नंबर है। 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वित्तीय यहाँ पर सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों में संसद द्वारा दिए जाने वाला अनुदान प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होता है। पहली बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर वित्तीय सहायता आवश्यकता वाले राज्यों में संसद द्वारा दिए जाने वाला अनुदान अनुच्छेद 275 275 भारतीय संचित निधि पर भारित नहीं होता है, बल्कि ये संचित निधि से भुगतान पेड आउट ऑफ किया जाता है। भारित वे होते हैं जिन पर संसद में चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता है, जबकि ये अनुदान मतदान योग्य होते हैं। पहली बात गलत है। सेकेंड, केंद्र और राज्य दोनों के लिए किसी भी लोक प्रयोजन के लिए केवल अपनी संबंधित विधायी जो समर्थ होते हैं उसके भीतर अनुदान प्राप्त करने का शक्ति प्राप्त होती है। सेकेंड बात करेक्ट है। ठीक है। 282 के तहत आर्टिकल, राइट। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है। 79 है भारत में पंचायती राज के उद्भव के संबंध में विचार करना है। बलवंत राय मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी। पहली बात 79 का पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बलवंत राय मेहता समिति ने द्विस्तरीय नहीं बल्कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी। ठीक है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की, तो ये बात गलत हो गई। राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य था।
सेकेंड बात सही है। तीसरा, पंचायती राज संस्था को वर्ष 1992 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तीसरी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। पूछा क्या है, कौन सा सही है? तो 2 सही है यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया था। पहली बात, 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, संसदीय मामलों में सभी मंत्री क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि संसदीय मामलों का मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों में अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करता है। भारत का केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर सही पूछा है तो 1। क्वेश्चन नंबर 81 केंद्र और राज्यों के मध्य कराधान शक्तियों के आवंटन के संबंध में विचार करना है। संसद को संघ और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषय पर करारोपण की अनंत शक्ति प्राप्त होती है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 246 के अनुसार संसद को संघ सूची में और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषय में कराधान की अनंत शक्ति प्राप्त होगी। पहली बात सही है। सेकेंड, कराधान की असित शक्ति संसद में और राज्य विधानमंडल दोनों में निहित होती है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कराधान की असित शक्ति आर्टिकल 248 के तहत केवल संसद में निहित होती है, राज्य विधानमंडल में नहीं। 248 के तहत। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। पहली बात सही है, आंसर 81 का एक बात इसकी सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें संघ की भाषा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? ठीक है, संघ की भाषा के रूप में किसे यहाँ पर निर्दिष्ट किया गया? आंसर हो जाएगा, एक तो देखो पहला हिंदी देवनागरी लिपि है ना, इसको लेकर के, क्योंकि आर्टिकल यहाँ पर 343 का 1 उसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि होगी। बात सही है। सेकेंड बात बोला है अंग्रेजी को आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग जारी रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ये संघ की निर्दिष्ट भाषा नहीं है। 8वें सूची में उल्लिखित सभी भाषाएं, ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर जो होंगी ये आधिकारिक भाषाएं हो सकती है, लेकिन सभी संघ की भाषा के रूप में निर्दिष्ट नहीं हो सकती। ओनली 1 करेक्ट है, 82 का आंसर है। 83 नंबर है, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में एक अभिलेख न्यायालय, इसका तात्पर्य क्या होता है? देखो, इसका तात्पर्य है कि अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय सर्वकालिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं और उनका साक्ष्य के रूप में कानूनी महत्व होता है। एक यहाँ से का क्या होगा? 83 का आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, सही है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त होती है। ये भी बात सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो होता है ये अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। इसे दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से 83 का सी। 84 भारत की संसद के संबंध में विचार करना है। भारत के मूल अधिकार में संसद के दोनों सदनों के लिए राज्यसभा और लोकसभा नाम अपनाया गया था। पहली बात, 84 का पहला ऐसा गलत, क्योंकि मूल संविधान में राज्यसभा और लोकसभा का नाम नहीं थे। इन नामों को 1954 में 1954 में अपनाया गया था। गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही संसद के अंग होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है अनुच्छेद 79 के तहत, और उपराष्ट्रपति संसद का एक अंग नहीं होता है। उपराष्ट्रपति अंग नहीं होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है एक अभिन्न अंग है। आर्टिकल 79 में ये बात बताई गई है इसको लेकर के। ठीक है, आंसर क्या होगा? दोनों गलत है, तो सही पूछा है तो डी। 85 है, स्थायी लोक अदालत के संबंध में कौन सा सही है? इन्हें सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित वादों का निपटान करने हेतु स्थापित किया गया था। पहली बात, 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसकी सफलता मुख्य रूप से न्यायालय से बाहर पीड़ित पक्षों के मध्य समझौते पर निर्भर होती है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर स्थायी लोक अदालतों का उद्देश्य विवादों का निपटान करना, भले यहाँ पर पीड़ित पक्षों के बीच समझौता हो या ना हो। यदि समझौता नहीं होता है तो अदालत मामले में फैसला करती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात, ये नियमित न्यायालयों के कार्यभार को कम करने का प्रयास करती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये अदालतें नियमित अदालतों की जो न्यायालयों से कार्यभार को कम करने में मदद करेगी। 1 और 3 बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सी यहाँ से करेक्ट है। 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है निम्नलिखित में से किसे उच्च न्यायालय के कार्यकारी न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा 86 का भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं संविधान के आर्टिकल 224 के तहत 224 के तहत उच्च न्यायालय की कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है।
राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके राज्यपाल से परामर्श के बाद ये नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 86 का। 87 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में विचार करना है। सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना मांगने के कारण बताना आवश्यक होता है। पहली बात 87 का पहला गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सूचना का अधिकार जो अधिनियम 2005 है, इसकी धारा 6 का 2, इसके अनुसार सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना मांगने का कोई कारण या औचित्य बताने की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड बात है, गैर सरकारी निकाय इस अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यह अधिनियम मुख्य रूप से सरकारी नियम जो निकाय होते हैं उस पर लागू होता है, और गैर सरकारी निकाय आमतौर पर इसके दायरे में नहीं आएंगे जब तक कि वे सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हों या ना हो। ठीक है, मतलब वित्त पोषित जब तक ना हो या सार्वजनिक कार्य ना करते हो। तो ये बात सही है, पहली बात गलत होगी, ओनली 2 करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सही पूछा है 2। 88 है, लोकसभा में चुनाव हेतु देश के निर्वाचन क्षेत्र में जो विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा, जो उपयोग किया जाता है इस मानदंड का आंसर हो जाएगा T8 का यहाँ से करेक्ट आंसर। ये देखो, एक तो यहाँ से इसका होगा जनसंख्या। ठीक है, लोकसभा में चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन मुख्य रूप से जनसंख्या के मापदंड पर आधारित होता है, ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथा संभव समान हो सके, और अल्प विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रत्यक्ष रूप से परिसीमन का मापदंड नहीं होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? जनसंख्या इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। 89 नंबर है, भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में निम्नलिखित में से विशेषताएं कौन सी परिलक्षित होती हैं, ये बताना है। देखो, इनमें जो विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, एक तो हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, बात करेक्ट है, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था भारत में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं इसके। अगला, प्रतिष्ठित नेताओं के नेतृत्व वाली दल की स्थापना, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कई दल विशिष्ट नेताओं का अभाव और नेतृत्व के कई इर्द गिर्द यहाँ पर बने होंगे। तीसरा, क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रीय दलों का उदय से क्या होगा? विभिन्न राज्यों में उसमें कई मजबूत क्षेत्रीय दल का उदय होगा जो राष्ट्रीय और राजनीतिक महत्व को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीनों बातें ऐसे करेक्ट है, आंसर 89 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय संसद में धन विधेयक के संबंध में विचार करना है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही प्रस्तुत किया सकता है। पहली बात 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, लोकसभा अध्यक्ष का यह निर्णय कि विधेयक धन विधेयक हो या नहीं संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का यह निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये अंतिम विधेयक है नहीं, ये अंतिम होता है, और इसे संसद में या किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। पहली बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, तो एक यहाँ से आंसर होगा, सही पूछा है तो। 91 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा गठित निगम या कंपनी को राज्य कराधान में उन्मुक्ति प्राप्त होती है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा गठित निगमों या कंपनियों को अक्सर राज्य कराधान से संवैधानिक उन्मुक्ति प्राप्त होती है, जैसा कि संविधान के आर्टिकल 285 में बताया गया है। बात सही है। सेकंड, राज्य की संपत्ति आय केंद्रीय कराधान से मुक्त होती है। सेकंड बात गलत, क्योंकि राज्य की संपत्ति और आय आमतौर पर केंद्रीय कराधान से मुक्त होती है, जैसा कि संविधान आर्टिकल 289 में बताया गया है, न कि केंद्र सरकार की संपत्ति को लेकर। ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय कराधान को, तो ये बात गलत होगा। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, आंसर एक बात इसकी सही होगी। 92 नंबर है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में विचार करना है। राज्यपाल की नियुक्ति पद्धति को कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, सही है, क्योंकि यहाँ पर कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और भारत के राज्यपाल की नियुक्ति जो प्रणाली होती है केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र द्वारा कनाडा के संविधान से प्रेरित है। सेकेंड बात है, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राइट, एकदम बात करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 93 है, मुख्यमंत्री के संबंध में विचार करना है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और उसे किसी भी समय राज्यपाल द्वारा वर्चित मतलब हटा जा सकता है ना, पद से हटा सकते हैं। तो पहली बात क्या होगी? 93 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये गलत है। क्यों? क्योंकि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राइट, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और उसे किसी भी समय राज्यपाल द्वारा हटा सकता है। ये आंशिक रूप से नहीं सही है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से नहीं हटा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, लेकिन राज्यपाल उसे केवल तभी यहाँ पर पदच्युत कर सकता है जब वह विधानसभा अपना बहुमत खो देता है, तब, ना कि कभी भी।
ठीक है। जब तक मुख्यमंत्री के पास बहुमत होता है तो राज्यपाल उसे बर्खास्त नहीं कर पाएगा। ये बोला है कि ये क्या बोला है, ये बोला है राज्यपाल प्रधान धारण करता है और उसे किसी भी समय नहीं, जब उसका क्या होगा, जब बहुमत अपना खोएगा तब, ऐसे गलत हो जाएगी ये बात। ठीक है, तो टर्म कंडीशन थी तो यहाँ से गलत हो गई पहली बात। सेकंड बात है, पहला गलत है, सेकंड देखते हैं। वह किसी भी समय राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा कर सकता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वह किसी भी समय राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा कर सकता है, और ये कथन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास ये विवेकाधीन शक्ति होती है कि वो किसी समय राज्यपाल की विधानसभा भंग करने की सिफारिश करे, भले ही उसके पास बहुमत हो या ना हो। ओनली टू करेक्ट है, बी। 94 है, न्यायिक सक्रियता के बारे में विचार करना है। कौन सा सही नहीं है। इसने कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को दबाव बनाया था। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, सेकंड, इसने न्यायालय है उसके कार्यभार में वृद्धि की थी, बात सही है। इसने राज्य के तीनों अंगों के मध्य शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को सुदृढ़ किया था। ये बात गलत होगी। ठीक है, ये बात गलत होगी, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसके विपरीत न्यायिक सक्रियता अक्सर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को कमजोर करती है, क्योंकि न्यायपालिका अन्य अंगों के दायरे में भी प्रवेश करती है, तो ये बात गलत होगी। आंसर से यहाँ से गलत होगा, सही मतलब गलत पूछा तो। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बना सकती है। आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर, जब कोई राज्य संसद हेतु इस पर अनुरोध करता है तब। ठीक है, बी यहाँ से आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 96 है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में विचार करना है। राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य जो समन्वय स्थापित करने हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, अंतर्राज्यीय परिषद की। पहली बात क्या होगी, 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पूछा क्या इसमें, कौन सा सही है। ठीक है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ पे क्या होगी, गलत है। सेकंड, इसके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य को प्रकृति के हों, इसके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति को इसके संगठन की प्रक्रिया द्वारा संसद द्वारा निर्धारित करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये परिषद के कर्तव्य उनकी राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित की जाती है, दोनों बातें गलत हैं। तीसरा, ये अंतर्राज्यीय विवादों की जांच कर सकती है और इन पर बाध्यकारी निर्णय दे सकती है। ये बाध्यकारी जो निर्णय होते हैं बाध्यकारी नहीं होते हैं, गलत हो जाएगी। तीनों बातें यहाँ से इसकी गलत है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। ठीक है, आंसर क्या होगा, 96 का कोई सही नहीं है, डी यहाँ से आंसर है। 97 है, भारत के लोक लेखा के संबंध में विचार करना है। ट्रेजरी बिल के माध्यम से सरकार द्वारा जुटाए गए सभी ऋण भारत के लोक लेखा का भाग होते हैं। पहली बात 97 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर टी बिल या ट्रेजरी बिल के माध्यम से सरकार द्वारा जुटाए गए सभी ऋण भारत के समेकित निधि जो होते हैं, समेकित निधि उसका भाग होते हैं, ना कि लोक लेखा का। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। संसदीय विनियोजन के बिना इस खाते का भुगतान किया जा सकता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट, भारत में लोक लेखा से भुगतान संसदीय जो विनियोजन होता है उसके बिना किया जा सकता है, क्योंकि यह सरकार का पैसा नहीं होता बल्कि यहाँ पर न्यासिक रूप में रखा जाता है, राइट, और सरकार को इस जमाकर्ताओं को वापस करना होता है। सेकंड बात सही है, पहली बात गलत थी, आंसर केवल 2 सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 98 है, उच्चतम न्यायालय के पास निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन संबंधित विवादों की प्राथमिक सुनवाई शक्ति होती है। आंसर हो जाएगा 98 का, एक तो कौन सा, एक तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा इससे करेक्ट होगा, राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा संसद के सदस्य। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर संसद के सदस्यों में लोकसभा और राज्यसभा आएगा। इसके चुनाव में संबंधित विवादों की सुनवाई का प्राथमिक अधिकार समानता संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के पास होता है, न कि सीधे उच्चतम न्यायालय के पास। ठीक है, उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, राइट, तो ये बात इसकी गलत होगी। ओनली 1 2 बात इसकी करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सही पूछा तो एक और 2 स्टेटमेंट इसका सही होगा। कौन सा नंबर है, एक तो यहाँ पर लिखा है 1 3 2 3 आगे होगा, हाँ सी नंबर में लिखा है 1 2, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किन सदस्यों में, किन संदर्भों में, सदस्यों ने लिखा है किन संदर्भों लिखा है, किन संदर्भों में विधान परिषद को विधानसभा का समान दर्जा प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा 99 का, एक तो संवैधानिक संशोधन विधेयक के जो अनुसमर्थन होता है उसको लेकर के। ठीक है, सेकेंड बात करेक्ट है,
और एक हो जाएगा आपका यहाँ से राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति को लेकर के यहाँ पर विधान परिषद में विधानसभा के समान दर्जा प्राप्त होता है। जो तीसरा स्टेटमेंट है मंत्रियों का चयन और रैंक आवंटन, ये बात गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, राइट। और किसी भी मंत्री भी सदन हो सकते हैं, हालांकि सरकार विधानसभा में इनकी सामयिक प्रति जो होते हैं रूप से उत्तरदायी होती है, इस संदर्भ में समान दर्जा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा अनुदान मांग पर मतदान, ये भी गलत होगा, क्योंकि अनुदान मांग पर मतदान अधिकार केवल विधानसभा के पास होता है, विधान परिषद के पास ये शक्ति नहीं होती है। 2 और 4 करेक्ट आंसर है, सही उत्तर पूछा है तो डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संसद की किसी सदन के एक सत्र की समाप्ति को संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, सत्रावसान। सत्रावसान क्या होता है? सत्रावसान ये जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये पूरे सत्र को समाप्त करता है, ठीक है, आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। स्थगन क्या होता है? स्थगन ये एक बैठक के काम को एक निश्चित समय के लिए या कुछ घंटों तक निलंबित कर सकता है, ठीक है। और अनिश्चित काल के लिए स्थगन ये क्या होता है? अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन होता है, ये तो हो गया, ये भी हो गया। अनिश्चित काल के जो स्थगन होता है ये संसद के एक सत्र को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर सकता है। और विघटन क्या होता है? विघटन होता है ये केवल लोकसभा के मामले में होता है और ये सदन के जीवन को समाप्त करता है, जिसके बाद नए चुनाव किए जाते हैं, ठीक है। तो जिसका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से सत्रावसान करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से टेस्ट यहाँ पर जो 11 थे, है ना, 11 वहाँ पर पूरे टेस्ट आपके फिनिश हो गए, ठीक है। अब टेस्ट नंबर लेके आएंगे 12 नंबर। 12 नंबर आपको जो रहेगा, ये जो पॉलिटी आपने पढ़ी है, ये पॉलिटी की ज़्यादातर चीज़ें खत्म हो गई हैं, कुछ जो बचे हुए हैं वो लास्ट में पॉलिटी में कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। और यहाँ पे जो करंट के अभी फिलहाल जो न्यूज़ में रहेंगे, तो अभी देखो यहाँ पे जो अगस्त और सितंबर के जो करंट अफेयर्स है उसकी करंट अफेयर्स में लेकर आऊँगा टेस्ट नंबर 12 में। वो पूरी देखो अगस्त सितंबर का पूरा करंट अफेयर्स नहीं होगा कि यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी का भी हो, ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंट का भी हो, ठीक है, तो वो सब मिक्स नहीं होगा, वो सिर्फ मैं पॉलिटी का लेकर आऊँगा। साइंस जो यहाँ पर पेपर होगा टेस्ट नंबर 12, वो पॉलिटी की जितनी करंट अफेयर्स है अगस्त और सितंबर की, माइंड में पिक्चर देखो सेट करके रखना है, पॉलिटी की अगस्त प्लस सितंबर की। अभी मैं करा चुका हूँ कौन सा, इकोनॉमिक का करा चुका हूँ, अगस्त सितंबर का सिर्फ इकोनॉमिक का ही क्वेश्चन है उसमें, और इन्वायरमेंट का भी मैं आपको करा चुका हूँ अगस्त और सितंबर की करंट अफेयर्स। ऐसे करके जितने सब्जेक्ट हैं 4-5 वो मैं पहले अगस्त सितंबर की पूरी फिनिश करूँगा और उसके बाद उठाएंगे जून जुलाई की, ठीक है, जून जुलाई की भी कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे के महीने को आएंगे, राइट। तो इस टाइप से जितने मंथ हैं ये मंथ वाइज यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसकी करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे, जैसे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद करंट अफेयर्स के साइड में क्वेश्चन करके हम लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि जो बेस्ट क्वेश्चन है अक्टूबर के या नवंबर के उस वक्त हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपको फॉलो करते चलना है, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपका, राइट। तो एंड करते हैं से इसको। और अभी PT 365 आने वाला है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, PT 365 को एक एक चीज़ में समझाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसका बाद में MCQs भी करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।